हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स में प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हमारे जितने भी चैप्टर हैं हम उन सब चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं। आप सबको वो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में आपके पास टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बताने हैं कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? एनी आइडिया? पहला क्वेश्चन तो देखो आसान है ना, चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, न्यूटन, पास्कल या फिर वॉट। क्या होता है प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? फॉर्मूला क्या आपको प्रेशर का पता है? यस, फॉर्मूला पता है क्या होता है प्रेशर का? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो यहां पे अगर स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बात की जाए तो स्टैंडर्ड यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल। लेकिन अगर यहां पे पास्कल नहीं दिया जाता और अगर हमसे ऐसा यूनिट नहीं पूछा जाता, नॉर्मल यूनिट पूछा जाता, तो हम उसको फॉर्मूला से डिराइव कर सकते थे। कैसे कैसे डिराइव करते हैं? देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो अगर पास्कल ऑप्शन में नहीं होता, दूसरे ऑप्शंस होते, तो वहां से आप फॉर्मूला क्या निकाल लेते? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी नॉर्मल यूनिट है एंड एसआई यूनिट इज, स्टैंडर्ड यूनिट इज पास्कल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। क्या आपने सही आंसर किया था? यस। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, Why does a knife cut better when it is sharp? आपने देखा है ना, जब बिल्कुल शार्प चाकू होता है, शार्प नाइफ होता है, तो उससे चीजें बहुत आसानी से कट जाती हैं। लेकिन जब वही बहुत ब्लंट नाइफ होता है तो उससे आसानी से चीजें नहीं कट पाती। क्या रीजन है? इट रिड्यूस फोर्स, इट इंक्रीज प्रेशर, इट इंक्रीज एरिया या फिर इट डिक्रीज प्रेशर। क्या हो जाता है? देखो अगेन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर शार्प है, ठीक है, कोई अगर नाइफ बहुत ज्यादा शार्प है, मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया कम हो जाएगा, उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी का एरिया डिक्रीज हो जाता है तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एरिया डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो आसानी से कट जाता है। वहीं जो हमारे पास ब्लंट नाइफ होते हैं उसका एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगा पाएगा वो, इसी वजह से उसको वो बहुत आसानी से नहीं कट पाता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है, इन ब्लंट नाइफ। एंड इसका रीजन आपको समझ में आ गया है? यस। बढ़े आगे वाले क्वेश्चन पे, बट इसका फटाफट से आंसर हम मार्क कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? इट इंक्रीज प्रेशर। क्या करता है ये? प्रेशर को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज प्रेशर, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड एट हाइट मेनली। आपने देखा ना, जितनी भी टंकियां होती हैं जिसमें पानी भरा जाता है वो हमेशा टॉप पे रखा जाता है। चाहे आप अपने घर की टंकियां देख लो, है ना, किसी आप चाहे आपका एक मंजिल का घर हो, ठीक है, आपके पास 4 फ्लोर हो, 10 फ्लोर हो, कितने भी फ्लोर क्यों ना हो, हमेशा टंकी जो है वो टॉप पे ही रखी जाती है। ऐसा क्यों है? और जो बड़ी बड़ी टंकियां होती है ना, ठीक है, उनपे ऑलरेडी नाम भी लिखा होता है टंकियों का कि ये टंकी 21 नंबर टंकी है, 22 नंबर टंकी है, 1 नंबर टंकी, बहुत सारा जो बड़ा सा टंकी होता है, ठीक है, उसमें काफी सारी सीढ़ियां लगाई गई होती है, एकदम टॉप पे बना दिया जाता है, जबकि उसके नीचे कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको इतना हाइट पे चढ़ा दिया जाता है। क्या रीजन है क्यों टंकियों को इतना ऊपर ऐसे आसमान पे चढ़ा के रखते हैं? यस, क्यों, क्या रीजन है? देखो यहां पे क्या हो जाएगा, जब हाइट इंक्रीज होती है तो स्पेस सेव होता है, इंक्रीज एयर प्रेशर, इंक्रीज वाटर प्रेशर, स्टोर मोर वाटर। नहीं,
हाइट बढ़ने से जो वाटर है वो ज्यादा प्रेशर इंडिकेट करती है, ठीक है, उसका प्रेशर जो है, वाटर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है एंड आसानी से पानी का फ्लो यहाँ पे हो जाता है। तो इसी वजह से हाइट पे टंकियां रखी जाती है टू इंक्रीज वाटर प्रेशर। नीचे रखेंगे तो वाटर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाएगा, है ना, जितनी ज्यादा हाइट पे टंकी होगी उतना ज्यादा वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा। सो टू इंक्रीज द वाटर प्रेशर, जो टंकियां होती है, जो टैंक्स होते हैं, वो हमेशा हाइट पे रखे जाते हैं। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीज वाटर प्रेशर, इंक्रीज वाटर प्रेशर. So this is question number 3. Now let's move to another question, question number 4. Which statement about liquid pressure is true? लिक्विड के लिए कौन सी चीज यहां पे एकदम ट्रू है? ठीक है, सबसे पहला, इट एक्ट ओनली एट द बॉटम, लिक्विड सिर्फ और सिर्फ बॉटम पे ही काम करती है. इट एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस, इट डिपेंड ओनली ऑन द डेंसिटी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट. लिक्विड को हाइट से फर्क नहीं पड़ता. ये बात तो एकदम गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की ना कि टंकी को, टैंक्स को ऊपर क्यों रखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, है ना. तो लिक्विड को हाइट से फर्क पड़ता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि लिक्विड प्रेशर के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. तो हमारी बुक में ना एक पिक्चर के थ्रू समझाया गया, एक बॉटल है उसमें होल कर दिया है और ये देखते हैं कि सारे साइड से ना इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना, सारे साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है. दैट इंडिकेट्स कि प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में सेम लग रहा है. सो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सारे के सारे डायरेक्शंस में लिक्विड प्रेशर लगाती है, राइट. तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 इज इट एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे एक्ट करती है? ओनली डाउनवर्ड, ओनली अपवर्ड, या फिर इन ऑल डायरेक्शन, या फिर हॉरिजॉन्टली ओनली. यस, कौन से डायरेक्शंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करती है? यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या हो जाएगा? ये सारे डायरेक्शन से प्रेशर लगाती है. ठीक है, एक भी डायरेक्शन नहीं छोड़ते ये लोग, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो, सारे के सारे डायरेक्शन से प्रेशर लगाते हैं हम पे. ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन ऑल डायरेक्शंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रिवेंट अस फ्रॉम बीइंग कर्स्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, कौन सी चीज हमको बचा सकती है? आवर बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आपको ये बात पता होगी कि जितना एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है हमको दबाने के लिए, उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी भी एक्सर्ट करती है उस एटमॉस्फेरिक को ऐसे हटाने के लिए. ठीक है, तो दोनों प्रेशर्स हमारी बॉडी पे लग रहे होते हैं, है ना, दोनों प्रेशर्स हमारी बॉडी पे लग रहे होते हैं. अगर बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा या फिर अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों केसेस में हमको खतरा है ना, इन दोनों केसेस में हमको खतरा है. तो हम कब बचेंगे? जब हमारे बॉडी का जो प्रेशर है, जो प्रेशर हमारी बॉडी एक्सर्ट कर रही है, जो एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जब ये सब इक्वल हो जाएंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब हम सेफ है. जैसे अभी हमारी जो बॉडी का प्रेशर है, ठीक है, वो जिस तरीके से फोर्स लगा रहा है, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पे फोर्स लगा रहा है, दैट ऑल आर इक्वल. वो सब के सब इक्वल है, इसलिए भी हम बचे हुए अच्छे खासे हैं. ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो बेटा हमारे बैंड बजना पक्का है. ठीक है, चलो, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर. बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों बराबर होना चाहिए, है ना, दोनों चीजें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. अब हम इसी के साथ बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7.
एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम, एयर कहां से कहां की तरफ मूव करती है? कोल्ड टू वार्म रीजन, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या फिर वेस्ट टू ईस्ट, कहां से कहां पे मूव करती है? तो देखो, चाहे एयर हो या फिर कोई भी पार्टिकल के बारे में हम बात करते हैं तो वो हमेशा हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ मूव करना चाहती है, ठीक है? इसका एक एग्जांपल समझो। देखो, आप अपने टीचर से पढ़ते हो, है ना? टीचर के पास कंटेंट ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, ठीक है? आपके पास उतना कंटेंट नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो फ्लो कहां से हो रहा है नॉलेज का? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना? वहां से नॉलेज का फ्लो हो रहा है और वो आपके ऊपर आएगा, ठीक है? फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो वही नॉलेज आप किसी और को दोगे, तो अगेन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, राइट? तो ऐसे आप याद रख सकते हो, हर चीज हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पसंद करती है। तो यहां पे अगर हम एयर के बारे में बात करते हैं तो एयर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करना पसंद करेगी, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग द डे अ सी ब्रीज ब्लो बिकॉज, ठीक है? डे के टाइम पे सी ब्रीज में क्या होता है? सी इज कूलर देन लैंड, लैंड इज कूलर देन सी, एयर प्रेशर इज हायर ऑन लैंड, सन हीट सी फास्टर। तो देखो, यहां पे हमसे किसके बारे में पूछ रहे हैं? सी ब्रीज के बारे में पूछ रहे हैं। एक होता है हमारा सी ब्रीज और एक होता है हमारा लैंड ब्रीज, ठीक है? सी ब्रीज की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होता है? जो सी है, ठीक है, सी जो है वो कूलर होता है देन लैंड, ठीक है? सी जो है वो ज्यादा कूलर होता है लैंड की कंपैरिजन में इन सी ब्रीज। लैंड ब्रीज में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? सी इज कूलर देन लैंड, ठीक है? सी इज कूलर देन लैंड इन सी ब्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, एंड क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, when high speed winds blow air pressure, जब हाई स्पीड से विंड ब्लो करती है, चलती है, तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा एयर प्रेशर का? when speed is too high, so एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? when wind speed is too high, then the air pressure decrease, ठीक है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम एंड बिकम जीरो। तो जीरो तो नहीं होगा, बट हाँ डिक्रीज हो जाता है जब बहुत तेज तेज आंधी तूफान चलने लग जाता है तो, ठीक है? हाई स्पीड, एयर प्रेशर डिक्रीज। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इन अ साइक्लोन द प्रेशर इज maximum at center, minimum at center, uniform everywhere, none of these। yes, साइक्लोन में प्रेशर के बारे में यहां पे बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? यस, इन अ साइक्लोन द प्रेशर इज, साइक्लोन में प्रेशर कैसा होता है? सेंटर पे अगर बात की जाए, है ना? तो यहां पे क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम एट सेंटर, सेंटर पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, सेंटर पे सबसे कम प्रेशर होता है, या फिर पूरे हर वक्त साइक्लोन में पूरी जगह बराबर प्रेशर होता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? जैसे कि ये हमारे क्या है? साइक्लोन क्या होता है? जब पानी में ऐसे भवंडर सा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। तो सेंटर पे ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन ऑफ आई, या फिर सेंटर ऑफ आई भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है? तो वहां पे मिनिमम एट सेंटर प्रेशर जो होता है साइक्लोन में, सेंटर पे ना के बराबर प्रेशर होता है, बहुत कम प्रेशर होता है, ठीक है? बहुत कम प्रेशर होता है। ओके, नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? जल्दी बता दो, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? हीट एनर्जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर केमिकल रिएक्शंस? यस, किसकी वजह से लाइटनिंग होती है? तो लाइटनिंग होती है बेटा चार्ज की वजह से। जब चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब लाइटनिंग का प्रोसेस होता है। एंड वो चार्ज कैसे होते हैं?
स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है रुका हुआ चार्ज, है ना। तो लाइटनिंग किसकी वजह से होती है, लाइटनिंग रुके हुए इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, क्वेश्चन नंबर 11th का कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेटा? इट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हो जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन नंबर 11th, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। नाउ द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग इज कॉल्ड। आप सबने लाइटनिंग सुनी है, यस। चलो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी ऐसे बिजली कड़कती है, बहुत जोरदार बिजली कड़की, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि पहले लाइट हमको दिखाई देगा या फिर पहले साउंड हमको सुनाई देगा? ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, यस, कि पहले आपको लाइट दिखाई देती है या पहले आपको आवाज सुनाई देती है कि हाँ भाई थंडरस्टॉर्म हो रहा है, यस। तो साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइटनिंग, उस साउंड को क्या कहते हैं हम? जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है लाइटनिंग के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड रोर, थंडर, स्टॉर्म या फिर साइक्लोन। क्या बोलते हैं उस आवाज को? तो उस आवाज को हम बोलते हैं थंडर। क्या बोलते हैं? थंडर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12th का which option is correct? For question number 12th, option B is the correct answer. चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13th, the eye of a cyclone is, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था eye of a cyclone कैसा होता है साइक्लोन का आई? यस, इसको हम सेंटर भी बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर भी बोलते हैं। तो साइक्लोन का आई कैसा होता है? बिल्कुल सेंटर पे कैसा हो जाएगा? वेरी काम, वेरी स्टॉर्मी, फुल ऑफ क्लाउड्स, एक्सट्रीमली हॉट। कैसा होता है? बहुत शांत होता है सेंटर, ये आई ऑफ साइक्लोन। इट्स वेरी काम, ठीक है। कैसा हो जाएगा बेटा? बहुत ज्यादा शांत जगह है वो, ठीक है। लेकिन साइड साइड में इतना ज्यादा वो, अगर आप चले जाते हो, ठीक है, कभी अगर फंस जाते हो बहुत गलती से, तो अगर साइड पे आप आ गए तो बिल्कुल ऐसा आपको नचा नचा के आपका बुरा हाल कर देगा वो, ठीक है। ओके, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13th। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रोटेक्ट बिल्डिंग बाय, देखो अब बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो उससे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। अगर बिजली गिर गई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है बिल्डिंग्स का, प्रॉपर्टीज का, पेड़ पौधों का, ह्यूमन लाइफ का, है ना। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, इसके लिए बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, है ना, तो उसमें से इस लाइट से बचने के लिए, लाइट कंडक्टर्स को बिल्डिंग, मतलब लाइट कंडक्टर से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम भी उसी बिल्डिंग में रहेंगे ना, तो क्या करते हैं? स्टोरिंग चार्ज को वो स्टोर कर देते हैं, ब्लॉकिंग लाइटनिंग को ब्लॉक कर देते हैं, प्रोवाइडिंग पाथ टू द ग्राउंड एंड रिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं? अगर मान लो बिजली कड़क रही है और हो सकता है कि वो एक बिल्डिंग पे गिर जाए, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन इन्होंने पहले से ही लिया है उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो देखो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनके छत पे ना एक लोहे की रॉड लगी हुई होती है, ठीक है। तो वो रॉड क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो मेटल है, तो वो चार्ज को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही वो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? यस, क्या हो जाएगा? वो जो आयरन का रॉड है वो पूरा का पूरा चार्ज को अट्रैक्ट करके सीधा ग्राउंड में उसको डिपॉजिट कर देगा विदाउट हार्मिंग द बिल्डिंग, ठीक है। बिना बिल्डिंग को हार्म किए, बिना किसी को हार्म किए, वो फटाफट से सारा का सारा चार्ज लेके उसको ग्राउंड में शिफ्ट कर देगा। तो ये चार्ज को पाथ प्रोवाइड कराता है ग्राउंड तक का, ठीक है। सो प्रोवाइडिंग पाथ टू द ग्राउंड, अगर हमने ये वाला काम कर लिया तो जो बिजली कड़कती है, जो लाइटनिंग होती है, उससे हमारे बिल्डिंग्स एंड हम दोनों के दोनों प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ let's move to another question, question number 15, the IMD monitors, IMD क्या मॉनिटर करते हैं? ठीक है, the IMD monitors volcano, thunderstorm and cyclone, फॉरेस्ट फायर या फिर एयर पोल्यूशन ओनली। किस चीज को मॉनिटर करते हैं IMD? एनी आइडिया? सो बेसिकली बेटा IMD जो है वो थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन को मॉनिटर करते हैं।
किसको मॉनिटर करते हैं? थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन को मॉनिटर करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द ब्रॉड बेस ऑफ डैम हेल्प। देखो डैम का जो बेस होता है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है? ब्रॉड होता है। क्या रीजन है कि डैम के जो बेसिस होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड बनाए जाते हैं? क्या रीजन हो सकता है? स्टोर मोर वाटर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर कर सके, रिड्यूस लीकेज, विथस्टैंड ग्रेटर प्रेशर एट द बॉटम एंड अलाउ इजी फ्लो। क्या रीजन है कि डैम्स के जो बॉटम्स होते हैं वो ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि जो हमारा सरफेस पे वाटर होगा, जो बिल्कुल नीचे वाला बॉटम वाला वाटर होगा, दैट एक्सर्ट मोर प्रेशर, और उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए जो डैम्स होते हैं उनका ब्रॉड बेस बनाया जाता है। क्लियर? डैम्स जो होते हैं उनका ब्रॉड बेस बनाया जाता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है करेक्ट हो जाएगा? यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट इज विथस्टैंड ग्रेटर प्रेशर एट द वॉल्यूम। वाटर का ज्यादा प्रेशर होता है वॉल्यूम पे, इस वजह से ब्रॉड बनाया जाता है डैम के बेसिस को। क्लियर? देखो पीछे भी वहां पे बिल्कुल आंधी तूफान आ रहा है, यहाँ पे भी आंधी तूफान आ रहा है। देखो इसकी जो छतरी है, इसका जो छाता है वो उड़ गया है ना? सबके सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट इंडिकेट कि हवा कहां से आ रही होगी? उसके बैक साइड से आ रही होगी हवा। तो सारी की सारी हवा इस साइड चली गई। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन अ साइक्लोन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे साइक्लोन को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है? यस, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे साइक्लोन को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है? रोटेटिंग हाई प्रेशर सिस्टम, रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम, एयर मूविंग अपवर्ड, या फिर कोल्ड एयर सर्कुलेशन? जल्दी बता दो, साइक्लोन को बेस्ट तरीके से कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? जल्दी, यस, कौन करेगा? कौन करेगा भाई? रोटेटिंग हाई प्रेशर सिस्टम एंड रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम, इसी में से कोई एक होगा, है ना? इसी में से कोई एक होगा। तो जितनी तेज हवा जाएगी, जितनी तेज वो घूमेगा, उतना लो प्रेशर सिस्टम हो जाएगा। सो रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है? रो, not row, it's low pressure system, rotating low pressure system. So this is for question number 17th. Now let's move to question number 18th. Which of the following occur due to the high speed wind over routes? Yes, which of the following occur due to high speed wind over routes? तो ऑप्शंस है प्रेशर अबव रूफ इंक्रीज, प्रेशर अबव रूफ डिक्रीज, रूफ टेम्परेचर इंक्रीज, या फिर नन। यस, किसकी वजह से? यहां पे किसकी वजह से क्या पूछ रहे हैं? हाई स्पीड विंड ओवर रूफ, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर अबव रूफ इंक्रीज। अगर बहुत ज्यादा हाई स्पीड विंड है तो अभी बताया था क्या होता है, अगर हाई स्पीड विंड है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा बेटा? हाई स्पीड विंड है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो देखो बाहर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो उस केस में क्या होता है? छत जो है फाड़ के बाहर उड़ जाती है, छत जो है हमारी उड़ जाएगी घर की, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है ना, अंदर का प्रेशर ज्यादा है। जब सोचो आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हो बाहर के लोगों की बातें सुन सुन के, तो क्या होता है? आप भी एकदम फट जाते हो, है ना? आपको भी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी समझो कि अगर बाहर का प्रेशर हमारा कम होगा और अंदर का प्रेशर हमारा ज्यादा होगा तो घर को भी गुस्सा आ जाएगा, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और इतनी तेज बढ़ गया कि अब वो रिलीज करना चाहेगा। जैसे ही वो रिलीज करेगा हमारे घर की जो छत है वो उड़ जाएगी। ठीक है, हमारे घर की जो छत है वो उड़ जाएगी। तो इसीलिए जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो हमें अपने घर की खिड़कियों को खोल देना चाहिए, ताकि जितना बाहर का प्रेशर है उतना ही अंदर का प्रेशर मेंटेन रहे और हमारे घर को कुछ ना हो। वो बात अलग है कि उसके बाद हमें झाड़ू पोछा बहुत सारा लगाना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि गंदगी भर जाएगी। ठीक है, वो चलता है, पर छत उड़ने से तो बेहतर है ना। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो
प्रेशर अबव रूफ डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर अबव रूफ डिक्रीज, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोल्ड एयर इज डैश देन वार्म एयर, कोल्ड एयर इज डैश देन वार्म एयर, क्या होता है? कोल्ड एयर जो होता है बेटा वो हैवी होता है एंड वार्म एयर जो होता है वो लाइट होता है, ठीक है। सो कोल्ड एयर इज हैवियर, कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, which of the following plays an important role in the early warning system for cyclone? early warning system कैसे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है? यस yes, तो कौन हमें वार्न कर सकता है? हेलीकॉप्टर, सबमरीन, सैटेलाइट या फिर स्टार्स? यस बता दो कौन हमें इंडिकेट करेगा। देखो पहले के टाइम पे हो सकता था कि स्टार्स, मून्स, इन सब की हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर पाए, बट आज के टाइम पे हम इतना वो नहीं करते कि हाँ भाई हम पूरे टाइम बैठ के मून को देखे जा रहे हैं कि स्टार्स को देख रहे हैं। अभी बहुत बिजी लाइफ है ना, तो नया क्या चीज है हमारे पास? सैटेलाइट है। सो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट हम हर एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम एक चीज पता कर सकते हैं, साइक्लोन भी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का which option is correct? For question number 20 option C is the correct answer. Okay, so यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं खत्म, एंड आई होप कि आउट ऑफ 20 आपके 20 आउट ऑफ 20 आए होंगे, और जिन बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 आए हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस मैम हमारे 20 आउट ऑफ 20 आए हैं। एंड अब तक सारे आई बटन आपको दिख गए हैं, आप सारे चैप्टर्स पे जाके एक बार हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।